पहले एक शेर के साथ बुलाऊंगा, क्योंकि जब शेरों को बुलाया जाता है तो बिना शेर के नहीं बुलाया जाता है। तो मैं आपके सामने एक शेर रखूंगा और आप लोगों को हो सकता है कि ये भीम आर्मी से मिलता जुलता लगे कि घर में बैठूं तो चलने का हुनर जाता है, घर में बैठूं तो चलने का हुनर जाता है, और घर छोड़कर जाता हूं तो घर जाता है। घर में बैठूं तो चलने का हुनर जाता है, और घर छोड़कर जाता हूं तो घर जाता है। जिंदगी जंग है, इस जंग में लड़ने के लिए जिसको लड़ना नहीं आता है वो मर जाता है। अब मैं भाई को बुलाऊंगा एक अल्फाज के साथ कि चला वो तीर जो बेहतर तेरी जुबान में है, किसी की आंख में जादू, किसी की आंख में जादू किसी कमान में है, और चला वो तीर जो बेहतर तेरी जवान में है। भाई विनय रतन जी, एक बार भाई जब तक यहाँ खड़े हो तालियां एक बार खड़े होकर स्वागत कीजिए भाई विनय रतन जी का, खड़े होकर स्वागत कीजिए भाई विनय रतन जी का। भाई विनय रतन जी के हाथ में माइक। भाई आगे खड़े रहोगे सबके भाई बैठ जाए सब लोग, मीडिया को छोड़ के बाकी सब लोग बैठ जाए। मैं खड़ा होगा ना, शांत हो जाइए आप भी बैठने चाहिए, सब लोग बैठ कोई खड़ा ना रहे, आप लोग बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए। शुक्रिया पहले तो आप सब लोगों को सारे नारे लगाने के लिए बार-बार आभार आप सभी का। आप सब लोगों का कान सुनोगे होंगे। देखिए सबसे पहले तो बरेली मंडल के सभी लोगों से माफी मांग लेता हूँ। मेरा अपना तरीका है काम करने का। तरीका क्या है, देखो यार हकीकत जीवन जीना चाहते हैं, भरम का नहीं, समझ रहे हैं? साइड में साइड में हकीकत का जीवन जीना चाहते हैं, भरम का नहीं। क्योंकि इतने अन्याय, इतने अत्याचार, इतना शोषण देख चुके हैं कि अब तो अगर आंसू भी निकलता है ना वो पत्थर पर निकलने लगे। इतना सब कुछ देख चुके हैं पूरे भारत के अंदर। उम्र ज्यादा नहीं, उम्र कम। देखो विरासत तय नहीं करेगी सियासत के फैसले, विरासत नहीं तय करेगी सियासत के फैसले। अब हम बताएंगे जहान किसका। मीडिया वाले आप यही आ रहे हैं, साइड में यही होता है, आप ये आप लोग भाई एक लाइन में तो सारे के सारे बहुजन महापुरुषों को नमन। हालांकि हम नमन ही कर रहे हैं, नमन के अलावा हम कुछ करते भी नहीं है, सिर्फ हम नमन ही कर रहे हैं। फिर भी मेरी तरफ से, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से सारे बहुजन महापुरुषों को एक लाइन में नमन। समय न ज्यादा खराब करते हुए, क्योंकि ये चुनावी मंत्र चल रहा है। क्या है भाई, सब लोग इधर आए, आप भी इधर चले, इधर चले, और ऐसा लोग लाइन से और यहाँ कुछ लाइन से जाओ पर चल जाओ। कहा था मैं, क्या बोल रहे हैं? चुनावी समर चल रहा है। देखिए चुनावी समर चल रहा है। 5 साल में 2 या 3 बार चुनाव आ जाते हैं, कभी ग्राम पंचायत का, कभी एमपी का, कभी विधायक का, और कभी चेयरमैन का। कुछ चुनाव ऐसे हैं जो हमें पता ही नहीं लगता है चुनाव हो भी जाते हैं, जैसे सहकारी बैंकों के चुनाव होते हैं, ठीक, जैसे ये जो ऑथराइज स्कूल है इनके चुनाव होते हैं जो हमें पता ही नहीं लग पाता। देखिए एक चीज बहुजन समाज के लोगों को समझनी पड़ेगी, या सीधा सीधा में जाति को नाम मिले तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, अलग अलग मुसलमान, बौद्ध, पारसी, सिख, ईसाई, इन सबको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी और जाननी पड़ेगी। देखिए मेरी जो वैल्यू है, यहाँ बैठी मेरी बड़ी बहन हो सकती है, छोटी बहन हो सकती है, यहाँ तमाम लोग जो बैठे हुए हैं
वो चाहे मुस्लिम हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, हम सबकी अगर कोई वैल्यू है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से है। कोई ये कहता हो कि उसकी वैल्यू उसके पैसे की वजह से है, कोई ये कहता हो उसकी वैल्यू उसकी शिक्षा की वजह से है, या कोई ये कहता हो कि उसकी वैल्यू उसके पूर्वजों की वजह से, तो मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता क्योंकि मैंने भारत का इतिहास पढ़ा है, भारत की चतुर्वर्ण व्यवस्था मैंने पढ़ी है और मैं जानता हूं व्यवस्था में क्या। मैं ये भी जानता हूं इस देश में मुसलमान कहां से आए, मैं ये भी जानता हूं ये ईसाई कौन है, मैं ये भी जानता हूं सिख बौद्ध पारसी कौन है, मैं सब कुछ जानता हूं, पढ़ा है मैंने। लेकिन हाँ, हम लोगों को समझना पड़ेगा, यहां अलग अलग जाति और धर्म के लोग बैठे होंगे। मेरा सबसे पहला सवाल है, क्या ब्रिगेडियर उस्मान को कोई जानता है? क्या ब्रिगेडियर उस्मान के नाम के व्यक्ति को कोई जानता है? यहाँ बैठे हुए जानता है? कोई नहीं जानता ना। सावरकर को तो जानते होंगे ना। अरे जुबान नहीं हूं मैं, एक अकेला आदमी यहाँ से 400 किलोमीटर दूर से आकर चीख रहा है, दौड़ रहा है, अब जो लोकल यहाँ के उनकी आवाज नहीं कर रही है। सावरकर को कितने लोग जानते हैं? सब जानते हैं यार, ये बात नहीं है, सब जानते हैं। आपके घर से हो जाता ना, मैंने तो कह दिया 2 2 4 मुझे पता है, आपको नहीं पता, मैं कैसे मानूंगा भाई? पहले कहा ना, मैं भी मानता हूँ प्रैक्टिकल लोग हैं। सावरकर को कितने लोग जानते हैं? 2%, 1% लोग सावरकर को यहाँ बैठे हुए लोग नहीं जानते। ये विडंबना है बड़ी। ये कैसी विडंबना है कि जिनसे लड़ाई है, जिनके साथ युद्ध है, उन लोगों को तुम नहीं जानते और कहते हो बाबा साहब का काम करोगे। चुनावी समय में बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन सीधे लोग तो सीधी बात करते हैं। ब्रिगेडियर उस्मान का नाम क्यों लिया? वीर अब्दुल हमीद का नाम लेता तो सब लोग हाथ खड़े कर देते, हम जानते हैं। ब्रिगेडियर उस्मान का नाम इसलिए लिया कि ब्रिगेडियर उस्मान वो व्यक्ति है, जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, आजाद देश हो चुका था और उसको कहा गया पाकिस्तान के द्वारा कि आओ तुम्हें हम सारी चीजों को कराएंगे, तुम आकर के पाकिस्तान की तरफ से लड़ो। उस व्यक्ति ने मुसलमान होते हुए ये कहा, नहीं, भारत की मिट्टी में मेरे बुजुर्गों की हड्डियां, मेरे बुजुर्गों की मिट्टी दफन है, मैं यहां गद्दारी नहीं कर सकता। जिस सावरकर की मैं बात कर रहा हूं, समझिए, ये धर्म के ऊपर मैं लेकर के जा रहा हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा, प्रयत्न कीजिएगा। जिस सावरकर की मैं बात कर रहा हूं, जिस समय उसको जेल भेजा गया, उसके लेटर लिखे मैं गूगल पर पढ़े हुए हैं, मैं नहीं कर रहा ये बात, ये गूगल पर है, गूगल पर नहीं डालिएगा, लिखिएगा सावरकर के आजादी में माफीनामे के पत्र, आपको लिखा मिल जाएगा। उन्होंने अंग्रेज से लिखित में माफी मांगी थी, जिस आइडियोलॉजी से हमारी लड़ाई, हम नहीं जानते, ये विडंबना है। जब हम सावरकर को नहीं जान पाए, जब ब्रिगेडियर उस्मान को नहीं जान पाए, तो फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा को क्या हम खाक चलाएंगे? मुझे भली बात याद है, जिस समय शाह मान्यवर काशीराम साहब महाराष्ट्र से बिगुल फूंक दिए थे, लोगों को इकट्ठा किया, बामसेफ का निर्माण किया और बार बार महाराष्ट्र के लोगों को कहा नहीं, हम फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा में चलकर इस देश की राजनीति को हथिया सकते हैं, लेकिन वो नहीं माने। फिर साहब यहाँ आए, छत्तीसगढ़ गए, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान गए, केरल, कर्नाटक गए और उत्तर प्रदेश के अंदर फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा की सरकार देने का काम जाकर के कहा, जाकर के डॉक्टर ने बताया कि मैंने उत्तर प्रदेश के अंदर, तुम लोग ये समझते थे कि फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा के लोग कभी सरकार नहीं बना सकते, मैंने फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा के लोगों की सरकार उत्तर प्रदेश में बना दी और इस देश में भी बना दी। हमें समझना पड़ेगा कि हम है कहाँ, बिल्कुल समझना पड़ेगा। आप निवेदन है, थोड़े से गर्म मिजाज भी है, अपने लोग भी देंगे, हमें समझना पड़ेगा कि हम है कहाँ। अगर हम आज नहीं समझ पाएंगे तो कल नहीं रहेगा। अभी मेरे साथियों ने बहुत ऊंचे किनारे लगाए, मैंने जैसे कहा कि जयकारे सुन सुन के मन तो करता है कि जब आप जयकारा लगाते हैं, जहाँ जाते हैं बहुत सारी फूल मालाएं मिलती है, बहुत सारे लोग सम्मान करते हैं, भाई बहने सब खड़े हो जाते हैं कि एक अहम पालू, एक अहम मेरे अंदर आ जाए कि नहीं, अब मैं भारत का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। कहने के लिए तो हूँ कि जब मेरा समाज खड़ा होता है और जब हमारी तरफ कोई उंगली उठा देता है
जब भाई चंद्रशेखर आजाद को तू कर देता है तो ये वही समारे यहाँ की सड़कें बंद कर देता है। कहने के लिए तो ताकतवर हूं, लेकिन वो आयात नहीं पालना चाहता, क्योंकि मैंने अपने पूर्वजों को देखा है। मैंने वो स्थिति देखी है कि इस देश के अंदर दक्षिण भारत में महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, एक मुसलमान ने महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार दिया था। 500 लोगों की कुट्टी काट करके महिला को स्तन ढकने का अधिकार दिया। मैं तो वो भी जानता हूँ, बिल्कुल। बात आज की राजनीति की नहीं है, बात है असलियत विचारधारा को स्थापित करने की। अगर हम अपनी विचारधारा स्थापित नहीं कर पाते तो मुझे नहीं लगता कि हम सफल हो सकते, बिल्कुल नहीं सफल हो सकते। आप जैसे कितने लोग हैं जो शासन करना चाहते हैं? शासन का तो मतलब हम हाथ रख बताएगा, मैं तो चाहता हूं मैं शासन करूं। अभी भी हम इतने सोए लोग हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष है जी, मैं तो आप में से किसी को कुछ नहीं कहूंगा, मैं इनको कहूंगा अगर ये शासन का मतलब तक समाज को नहीं बता पाए हैं तो शर्म की बात है, निंदा की बात। बाबा साहब अम्बेडकर 1950 में संविधान देकर चले गए थे, लोकतंत्र स्थापित करके गए थे, और ये कहकर गए थे कि इस देश में जिसके सिरों की संख्या ज्यादा होगी वो इस देश की शासन व्यवस्था पर काबिज होगा। और रानी पेट पर तो मुझे आज लज्जा ये कहते हुए कि मेरे कार्यकर्ता तक समाज के लोगों को ये नहीं बता पाया कि शासन क्या होता। समझ लीजिए, ये उनके लिए बता रहा हूं जिन्होंने हाथ खड़े करके ये बताया कि वो शासन करना चाहते हैं। शासन वही व्यक्ति कर सकता है जो शासन की पहली पूंजी पढ़े। जैसे बच्चा पैदा होने के बाद सबसे पहले माँ कहता है, स्कूल में जाने के बाद ABCD SNR कहता है, ऐसे ही शासन करता वक्त जो लोग चाहते हैं कि वो शासन कर पाए वो अनुशासन सीखे। जो लोग अनुशासन सीख जाएंगे वो ही शासन कर पाएंगे, जो अनुशासन नहीं सीख पाएंगे वो कभी शासन नहीं कर पाएंगे। ये समझ लीजिए, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई ये हमने नहीं चला, ये भीम आर्मी ने नहीं चला। कोई कहता हो बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाई नहीं, ये तो तथागत बुद्ध से पहले से भी लगातार चली आ रही। कभी बुद्ध ने चलाई, कभी नानक, कभी रैदास, कभी कबीर, कभी फूले, कभी साहू, कभी अम्बेडकर। ये तमाम लोग जो है ये व्यवस्था परिवर्तन की इस लड़ाई को चलाते आए हैं। इस गैर बराबरी की जो लड़ाई है इसको चलाते आए हैं। बशर्ते ये कि जो काम महापुरुषों ने किया वो आज हमने कितना मजबूत। देखिए, जो लोग वैचारिक होते हैं, जो लोग मजबूत होते हैं, जो जानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर क्या चाहते थे, जो जानते हैं फूले साहब क्या चाहते थे, जो जानते हैं फातिमा शेख, माता सावित्रीबाई फूले क्या चाहते थे, वो आज भी मजबूती से मिशन को चलाए। राजनीतिक पार्टी की बात अब तक आप सोच रहे होंगे भाई ने क्यों नहीं कही। राजनीतिक पार्टी की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं, पहले मैं आप लोगों के दिमाग खोल देना चाहता हूं कि आपकी राजनीति किस दिशा की ओर होनी चाहिए। अगर आपकी राजनीति दिशा विहीन हो जाती है तो उस राजनीति करने में फायदा नहीं होगा, क्योंकि मौजूदा समय में न जाने कितने MP MLA यहाँ के संसद विधानसभा में बैठे हैं, न जाने कितने DM SDM यहाँ के सरकारी कुर्सियों पर बैठे हैं, लेकिन सब बात यह है क्या विचारधारा के तौर पर, क्या आइडियोलॉजी के तौर पर भारत देश की व्यवस्था में परिवर्तन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। जो कहते थे कि राजतंत्र खत्म हो गया है, ऐसा नहीं है, अभी भी राजतंत्र स्थापित है। पहले रानी के पेट से राजा जन्म ले रहा था, अब राजा कहां से जन्म ले रहा है? अब राजा कुछ नोटों पर, कुछ मदिरा पर और कुछ मांस पर जन्म राजा ले रहा है। बुरा मत मानिएगा, सबका कहा। जब प्रधानी का चुनाव होता है, जब BDC का चुनाव होता है, जब विधायक का चुनाव होता है, जब जिला पंचायत का चुनाव होता है, तो चुनाव किस तरीके से होते हैं सब जानते हैं, बिल्कुल सब जानते हैं। और जो वैचारिक लोग होते हैं, जो सिद्धांतिक लोग होते हैं, वो उस तरीके से कभी चुनाव में उतरते नहीं है, वो उतर ही नहीं सकते, क्योंकि वो सिद्धांतिक है और सिद्धांतिक व्यक्ति कभी भी गलत रास्ते से जाकर के धन का ज्यादा अर्जन नहीं करता। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी सब लोगों ने देखा भारत में तमाम राजनीतिक दल, अब से पहले तमाम राजनीतिक दल रहे। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी, काशियान साहब ने भी बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, समाजवादी पार्टी बहुजनों का दल है, RJD बहुजनों का दल है, तमाम दल है बहुजन समाज के, एक आधा नहीं, तमाम बहुजन समाज के दल है। लेकिन वही वो गोडसे की औलादे, वो सावरकर की औलादे आज उन पर कब्जा कर बैठ गई, बिल्कुल बैठ गई। सावरकर कौन था? देश की आजादी में जिस समय भगत सिंह के समय के लोग फांसी चढ़ रहे थे, सावरकर उस समय माफी मांगने वाले। ये गोडसे कौन था? ये गोडसे वो था जिसमें
हालांकि मेरे वैचारिक मतभेद है, माननीय महात्मा गांधी जी से मेरे वैचारिक मतभेद है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो इस देश के नागरिक थे और एक प्राणी थे, मनुष्य थे, उनकी हत्या करने का अधिकार किसी को नहीं है। गोडसे वो था जिसने महात्मा गांधी को गोली मारी। वैचारिकता में समझनी पड़ेगी। बाबा साहब अम्बेडकर और गोडसे दोनों को खड़ा कीजिए। गोडसे के परिवार के लोगों के पास इस देश की धन संपदा सारे ऐशोआराम थे और बाबा साहब अम्बेडकर के परिवार के लोगों के पास कुछ नहीं था। कब पहनने के कपड़े नहीं थे, पीने को पानी नहीं था, खाने के लिए रोटी नहीं थी, फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर ने माननीय महात्मा गांधी जी की जान बचाने का काम किया। और उधर गोडसे ने, जिसके परिवार के पास सब कुछ था, महात्मा गांधी को गोली मारने का काम किया। ये फर्क आप लोग सब लोगों को समझना। ये वैचारिकता अगर नई समाज के अंदर आ सकती, बिल्कुल नहीं, ये समाज उत्थान क्यों नहीं जा सकता। अभी कुछ दिन पहली बात है कि जहां हम रहते हैं, हमारे आरएसएस का बहुत मजबूत गढ़ है। वो ब्लॉक मुझे भरवाल पड़ता है, उत्तर प्रदेश की पहली विधानसभा भेंट है और आरएसएस की कार्य स्थली है, क्योंकि उस ब्लॉक के अंदर बहुत ज्यादा मस्जिद और मदरसे बताए गए। एक संगी मित्र आया, बातचीत करने लगा। उसने जैसे मुस्लिमों की और ईसाइयों की बात करनी शुरू की, बहुत पार्टियों की बात करनी शुरू की, तो उसके मुंह से कुछ कटोर शब्द निकले। उसने कहा कि क्या अम्बेडकर वादियों के पास ऐसा कोई तरीका नहीं कि जिससे कि भारत की व्यवस्था सुधारी जा सके। जो बिकते रोज जाति धर्म के नाम पर झगड़े होते हैं, जो मुसलमानों को आतंकवादी कह दिया जाता है, कभी ईसाइयों को पीटा जाता है, कभी दलितों को जेल भेज दिया जाता है। हमने कहा है, बिल्कुल तरीका है। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक शब्द को तरीका दिया कि शिक्षा सेठी का वो दूध है जो पिएगा वो दारू। जो वर्ग शिक्षित नहीं है उस वर्ग को कुछ शिक्षा दे दीजिए, आपको उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी वो किस धर्म की ओर चलेगा, क्योंकि अगर उसके बाद कुछ शिक्षा होगी तो वो खुद जान लेगा कि धर्म क्या है। अगर आप उसको शिक्षा नहीं देंगे और ये जो करते आ रहे हैं आप, जो जाति धर्म के नाम पर पूरे देश में तांडव है, तो इससे इस देश की व्यवस्था खराब हुई। मैंने उसको याद दिलाया कि पूर्व प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने एक लाइन कही थी। वो लाइन क्या थी? वो लाइन ये थी कि भारत की समृद्धि का रास्ता खेतों खलिहानों से होकर गुजरता। भारत की समृद्धि का रास्ता खेतों खलिहानों से होकर गुजरता है। ये लाइन शायद उस समय प्रधानमंत्री जी ने इसलिए कही होगी क्योंकि इस देश को खेती का देश कहा जाता है, इस देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। ठीक, लेकिन मैं अपने शब्दों में अगर कहूं तो मैंने ये समझा कि ये देश मजदूरों का देश है, ये देश गरीबों का देश है, ये देश दलित आदिवासी पिछड़े मुसलमानों का देश है। तो ये सारे लोग वही साथ खेती खलिहान उनकी डोरों पर जाकर के काम करते होंगे। तो शायद उन्होंने चौधरी चरण सिंह साहब ने कहा होगा कि जब यहाँ की खेती खलिहानों की उन्नति होगी तो ये गरीब मजदूर किसानों की उन्नति होगी। मैंने ये समझा, अपने हिसाब से समझा, लेकिन मैं समझ किस लिए पाया, क्योंकि मैंने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा और पढ़ने के बाद शिक्षा की ओर थोड़ा सा ध्यान दिया, तब मैं समझ पाया, अन्यथा मैं नहीं समझ पाया। आज चुनावी दौर है, तमाम राजनीतिक पार्टियां आप लोगों को लुभाएगी, आप लोगों को बुलाएगी, आप लोगों को तरह तरह के प्रलोभन देगी। पर मेरे चंद सवाल आप लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूं। सन 2015 में भाई चंद्रशेखर आजाद और वीर रतन ने मिलकर कुछ सोचा और सोचने के बाद भीम आर्मी का निर्माण किया। निर्माण करने के बाद लगातार लड़ाई लड़ी, जेल गए, पीटे, पता नहीं क्या क्या हो। उससे बात का तो मुझे पता नहीं क्या होता होगा, लेकिन उससे पहले मैंने देखा था जब आपस के झगड़े भी हो जाया करते थे ना, गांव से ट्रैक्टर ट्राली बांध करके विधायक जी पाया जाए और विधायक जी के सामने घंटों इंतजार करके हाथ जोड़कर खड़े होकर कहा जाता था, भाई विधायक जी और कुछ नहीं तो फैसला करा दीजिए। घंटों 100-200 लोगों की मजदूरी छूटती थी। आज ऐसा नहीं है। आज इतनी सी घटना अगर घटित होती है तो जिन कुर्तों पजामों पर कलम लगा रहता है ना, उनके पहुंच के ऊपर चढ़ा करके विधायक जी, मंत्री, एमपी साहब दौड़े दौड़े जाता है गांव में, भाई बताओ क्या हो गया, हम आपकी कहानी चाहता हूं। ये सिर्फ हुआ तो किस कारण से हुआ? ये हुआ भीम आर्मी आई, अम्बेडकर वादियों की फोर्स आई और उसने कहा जो गलत है वो गलत, गलत के खिलाफ हम मजबूती से खड़े होंगे। तो नेताओं की पेंटे ढीली हुई, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं चलता। अब हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारे परिवार साहब ने बहुत बड़ी बात कही, बिल्कुल हकीकत है। मैंने भी कह दिया
अनुशासन नहीं, अनुशासन नहीं। भीम आर्मी के लोगों को सीखने का प्रयास करना चाहिए, निरंतर प्रयास करना चाहिए। क्षेत्र बंद करना, आंदोलन करना, लड़ाई लड़ना, जेल जाना, ये तो भीम आर्मी के, वो कहते हैं ना, वैसे तो किस्मत में भरोसा नहीं करता, लेकिन अगर किस्मत नाम का कोई शब्द है तो ये तो भीम आर्मी की किस्मत में लिखा हुआ है। जो व्यक्ति भीम आर्मी का कार्य करता है उसको जेल जाना पड़ेगा, उसको आंदोलन करने पड़ेंगे, लेकिन हम लोग आने वाले समय की राजनीति के धुरंधर पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी है हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, अगर उम्र में देखो तो मैं इनसे काफी कम हूं, बहुत छोटा हूं, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि भीम आर्मी हमारा बड़ा भाई, भीम आर्मी हमारी मां और आजाद समाज पार्टी छोटी। लेकिन एक चीज समझो कि अगर एक बुजुर्ग खड़ा होकर ये बात कह रहा है तो वहां के युवाओं को शर्म आनी चाहिए। अगर वो उनसे कुछ नहीं सीख पा रहे हैं तो ये निंदा का विषय है। अगर समाज के लोग नहीं सीख पा रहे हैं तो निंदा का विषय है। अगर भीम आर्मी भी आज खड़े होकर के आने वाली राजनीति के धुरंधर नहीं खड़े कर सकती तो बेकार है, छोड़कर घर बैठ जाइए। बिल्कुल बताइए, कम से कम अपने घर वालों को तो धोखा नहीं देते। कल जाके ये तो नहीं कहोगे कि भीम आर्मी के लोग थे, हम अम्बेडकर वाली काम कर रहे थे और हम काम सही नहीं करते। तो ऐसे जो भ्रम के लोग, जिनके दिमाग में भ्रम, जो सिर्फ भीम आर्मी का नाम लेकर घर वालों को कहते नहीं जी भीम आर्मी में गए, लोग तो घर वाले भी खुशी खुशी भेजता जा बेटा भीम आर्मी में काम कर, लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग घर बैठ जाए और हाथ जोड़ कर वो बिल्कुल काम ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कहता हो कि हम जैसे लोगों को फर्क पड़ता, नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि हम जानते हैं दर दर की धूल खाती है। रुमाल में रोटी बांध करके लेकर गए हैं, आज भी वही नियम है। जब घर से चलते हैं तो खाना बांध कर चलता है, बिल्कुल चलते हैं, आज भी वो नियम। काम करना जानते हैं। जो कोई ये कहता हूं मैं धुरंधर हूं, जो कोई कहता हूं कि ये क्षेत्र ऐसा भीम आर्मी खड़ी नहीं हो सकती, तो हम चैलेंज करते हैं, आते हैं अकेले और 10 दिन के अंदर उसके क्षेत्र, उसके गांव, उसके घर के अंदर भीम आर्मी को खड़ा कर देंगे। निवेदन है ये युवा जो ताली बजा रहे हैं, सीखने का प्रयास कीजिए। अभी सियासत का घर बहुत दूर है, सियासत का घर नजदीक नहीं है, सियासत का घर बहुत दूर है और लड़ाई उनसे है जिनकी विरासतों में सियासत रही। अब समझ लीजिए, तमाम मौजूदा पार्टियां न जाने क्या क्या कहेंगी, तो सवाल एक होना चाहिए। एक सवाल पूछेगा, जब सीए एनआरसी में लोगों को जेल भेजा जा रहा था, जब 3 नवजात शिशु दिल्ली की सड़कों पर मर जाता है शाहीन बाग के अंदर, तब तुम लोग कहां? सवाल पूछो। जब जुनैद को मारा जाता है तब तुम कहां थे? जब अखलाक को मारा जाता है तब तुम कहां थे? जब नजीब को मारा जाता है तब तुम कहां थे? ऐसे ढेरों नाम, ढेरों नाम। मैं गया झारखंड के अंदर, नाम अंसारी था लड़के का, मैं भूल गया नाम अभी। अखलाक तबरेज गया तबरेज के घर, तबरेज की वहां गया, कब्र पर गया, हाथ जोड़े, प्रण लिया कि प्रयास रहेगा भाई, अभी हम लोग मजबूत नहीं है, इसलिए खोना पड़ा। घर गया, परिवार के लोगों से बात हुई, मैंने कहा बताइए क्या करना है। जैसे साहब ने भी कहा था कि एक अकेला आदमी मुझको पट्टाव देकर कह देता है कि गली बरेली बंद कर दूंगा, वही मुझको पट्टाव दिया और कहा कि झारखंड की राजधानी रांची को गली बंद कर दूंगा, आप सिर्फ ये बताइए करना क्या। लेकिन डर का इतना ज्यादा उनके अंदर संचार किया गया था, उसने कहा भैया बस आप चले जाइए, वरना जो कंपनसेशन परिवार को मिल रहा है वो भी नहीं मिल पाएगा, ना जाने क्या। डर का इतना बड़ा संचार किया, उस डर को ही ठोकरें मारनी है। ये समझिए, जो डर भारत के आज जनता के अंदर व्याप्त हुआ है, जो जाति धर्म के नाम पर व्याप्त हुआ है, उस डर को ठोकर मारनी, वो ही राजनीति करनी है। अगर कोई ये कहता हो चाटुकारिता की राजनीति भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग कर पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे, किसी कीमत पर नहीं कर पाएंगे। अगर आप भी ये कहते हो कि आपका भाई बेटा, आपका संबंधी गलत है और उसका साथ दीजिए, लालच में आप हमें लाना चाहते हो, तो ये काम नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। सिद्धांत के लोग हैं, सिद्धांत लीडर तैयार करेंगे। और एक चीज और समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ प्रत्याशी भी तमाम हमारे बैठे हुए, बिल्कुल बैठे हुए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि नया राजनीतिक दल है, नए लोग, बहुत सारे लोग, हमने इसको बताया नए नहीं है, पिछले 5000 साल से लड़ाई लड़ते और सीखते आ रहे हैं।
तथागत बुद्ध से लड़ाई लड़ रहे हैं और सीख रहे हैं। ये दल नया नहीं है, इसका नाम नया हो सकता है, इसका बल तो वही पुराना है, बाबा साहब अम्बेडकर। तो हमें समझना पड़ेगा कि अब राजनीतिक परिवर्तन की बारी है इस देश में। एक समय वो था जब बाबा साहब अम्बेडकर वोट के लिए लड़ रहे थे और ये कहा गया था भारत के बुद्धिजीवियों के द्वारा कि नहीं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिनके पास संपत्ति है, उनको ही वोट का अधिकार दिया जाए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के प्रत्येक व्यक्ति को वोट का अधिकार दिलाया। जो भी 18 साल से ऊपर का है, वो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गरीब हो, दलित हो, छूत हो, मुस्लिम हो, लड़की हो, लड़का हो, कोई भी हो, उसको वोट का अधिकार दिलवाया कि भाई नहीं, ये पकड़िए वोट। यानी कि उस समय की सामंती व्यवस्था ये चाहती थी कि यहाँ से अंग्रेज तो चले जाए, लेकिन वो जो सामंती व्यवस्था है उसी के हाथ में राजपाट रहे। ऐसा नहीं हो पाया, सबको वोट का अधिकार, क्योंकि उस समय समाज मानसिक गुलामी की ओर बड़ा अग्रसर था। तो इसलिए धीरे धीरे परिवर्तन चला। बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ाई लड़ी, खूब लड़ी। मेरे लोग जागृत होंगे, लोग धीरे धीरे जागृत हुए। जागृत होने के बाद क्योंकि जहां सिद्धांतिक लोग पैदा होते हैं और चाटुकार, दलाल, कमीने लोग भी पैदा होते हैं। उसके बाद बाबा साहब 1956 में चले गए। 56 में जाने के बाद भारत की व्यवस्था जो परिवर्तित तेजी से होनी थी, वो व्यवस्था रुकी, क्योंकि जो बाबा साहब अम्बेडकर के उस समय के लोग थे, उनमें कहीं ना कहीं आपसी विघटन पड़ा। विघटन पड़ने के बाद एक नए नव निर्माण महाराष्ट्र के अंदर हुआ। नाम जानते हैं उसका क्या था? तो 1972 में एक भीम आर्मी जैसे संगठन, दलित पैंथर, जानते ना? दलित पैंथर का निर्माण हुआ। उन्होंने ठीक उसी प्रकार लड़ाई लड़ी। दलित पैंथर का नाम मैं क्यों ले रहा हूं? जब मैंने दलित पैंथर को पढ़ा तो मैंने देखा कि ये जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हमसे पहले भारत में लड़ी जा चुकी है, हमारे पूर्वजों द्वारा लड़ी जा चुकी है। दलित पैंथर का निर्माण हुआ और उसने पूरा डंका बजाया, बिगुल बजाया, ना जाने किस कारण से व्यवस्था का पतन हुआ। उसके बाद एक महामानव और प्रकृति ने हमें दिया, जिसका नाम था साहब मान्यवर कांशीराम। महाराज के मार्गदर्शन के बाद साहब कांशीराम साहब ने इस बहुजन मूवमेंट का झंडा उठाया। और वो बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट का भी झंडा था, वो फुले पेरियार के मूवमेंट का भी झंडा था, वो साहू जी महाराज के मूवमेंट का भी झंडा था, वो रैदास, कबीर, नानक, इन सब के मूवमेंट का झंडा था। इसको उठाया, उठा करके आगे की ओर। उस समय स्थिति पता क्या था? बताते हैं जो उनके साहब के समय के लोग हैं कि साहब जाते थे, हम जाते थे, लोग पानी नहीं पूछते। समझ रहे हैं? एक समय वो था जब वोट के लिए सामंतियों ने ये कहा कि जिनके पास जमीन जायदाद, जो पढ़े लिखे हैं, जो नौकर है, जो पूंजीपति है, उनको वोट का अधिकार होना चाहिए। बाबा साहब ने सबको वोट का अधिकार दिलाया। बाबा साहब लड़े। एक समय आया कि साहब कांशीराम साहब ने मूवमेंट का बीड़ा उठाया और सब लोगों को कहा कि जुड़ जाओ, हम देश के शासक बन सकते हैं। लेकिन 10 साल, 20 साल, 30 साल, 35 साल के बाद थोड़ी सी एनर्जी मिली, थोड़ी सी ताकत मिली, यानी कि मूवमेंट स्ट्रॉन्ग हुआ और आगे की ओर। साहब कांशीराम साहब ने कितना कष्ट सहा होगा, कितने दुख सहे होंगे इस मूवमेंट को खड़ा करने के लिए। साहब कांशीराम साहब चले। अब मैं लेके चलता हूं आपको हजारों साल पीछे एक कहानी की ओर, जहां से जिनकी तस्वीर आपने लगा रखी है, तथागत बुद्ध, बाबा साहब को बोधिसत्व कहा जाता है। लेकर चलता हूं उस ओर जो मैंने यहाँ कहा था पहले भी खड़े होते ही कि हम सावरकर के लोग नहीं है, हम गोवलकर के लोग नहीं है। वही लेकर के चलूंगा। वैद्यनाथ का नाम आप सब लोग जानते होंगे। भारत के मुसलमानों का, भारत के अछूतों का, भारत के पिछड़े वर्ग के लोगों का एक राजा था वैद्यनाथ, जो बौद्धिस्ट राजा था। क्योंकि जो भारत में मुसलमान है, उस राज की व्यवस्था से बदल के मुसलमान हुए हैं। ये मैं नहीं कहता, ये इतिहास कहता है। जो लोग इतिहास जानते हैं बिल्कुल जानते हैं। तो इनका एक राजा था वैद्यनाथ। उस राजा को मार करके यहाँ पर विश्वामित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने अपनी सत्ता काबिज की थी भारत के अंदर। ये भी मैं नहीं कहता, ये लिखा हुआ है, बहुजन आइडियोलॉजी के लोग बताते हैं, किताबों में लिखा हुआ है कि पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने
राजा वैद्यनाथ की हत्या करके इस देश पर अपना शासन किया था। राजा वैद्यनाथ ने गलती क्या की थी कि पुष्पमित्र सुंग नाम के ब्राह्मण को अपने यहाँ सेनापति बना दिया। क्या वो ही समय याद नहीं आता? वो समय याद नहीं आता? आज पुष्पमित्र सुंग नहीं बैठे हुए, बहुजनों की जो जितनी भी शासन करने वाली जमात है, जो एक नंबर की जमात है, उसके पास पुष्पमित्र सुंग द्वारा नहीं बैठ गए हैं। क्या पूरे मूवमेंट को नहीं खा लेना चाहते हैं? क्यों? जब साहब काशीराम साहब ने कहा था कि 15 छोड़ 85 जोड़, क्यों साइकोलॉजी का बदला गया? मैं भी साफ साफ कहता हूं कि जब तक एक वर्ग जिसका सदियों शोषण रहा हो, जिसका आज भी शोषण हो रहा हो, जब तक वो यहाँ से उठकर यहाँ खड़ा हो जाए, दूसरे की बराबरी पर ना जाए, अपनी हक अधिकार की बात न करने पड़े, तब तक बिना रतन सिंह हो, भाई चंद्रशेखर आजाद हो, या हमारी टीम का एक कार्यकर्ता हो, तब तक हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हुए, साहब काशीराम साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए, 15 छोड़ 85 जोड़ के नारे को मजबूत करते हुए, चंद्र प्रसाद कुशवाहा की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए कि 100 में 90 भाग हमारा है, उस विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए लगातार उस समाज को जो शोषित पीड़ित रख रहा है, जब तक उसको बराबरी का अधिकार देकर के खड़ा न करते, तब तक लड़ाई नहीं करेंगे। और ये भी क्या है, लाइव के माध्यम से मुझे मेरे खुद के फोन के माध्यम से मुझे बहुत सारे लोग सुनते हैं, यह भी तय है। अब हजरत की हत्या नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अगर पुष्पमित्र सुंग ये सोचता हो कि वह हजरत की हत्या कर पाएंगे, तो मैं उनको बता दूं कि उसका नाम चंद्रशेखर आजाद है। चंद्रशेखर आजाद है, और उसके पीछे एक चीज और लिखी हुई है जिसका नाम रावण है। बिल्कुल याद रखिए इस चीज को। और ये तय है कि इस देश में न्याय पर सत्ता स्थापित होगी, पुनः स्थापित होगी। दो लोगों ने इस देश में न्याय पर सत्ता स्थापित की है, पहला सम्राट अशोक और दूसरा अकबर, जिन्होंने न्याय समृद्धि का राज इस देश पर किया। तो कुछ भी कहता रहे, कुछ भी अलग अलग बताता रहे, हो गया उनके हिसाब से, लेकिन मैंने जो पढ़ा है मैंने यही तक पढ़ा, उन्होंने न्याय समृद्धि पर सत्ता स्थापित की। बिल्कुल होगा, ये बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ लड़ाई मजबूर और मजबूत के पीछे है। हम मजबूर सही, वो मजबूत सही, लेकिन लड़ाई मजबूर और मजबूत के पीछे है। हमने भी ठान रखा है, जब तक मजबूर को मजबूत बनाकर ना खड़ा कर दे, तब तक कदम पीछे नहीं हटा। और ये भी है, ये भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि भैया ऐसे मत बोला करो, इतने निष्पक्ष मत बोला करो, ये इतिहास उजागर करते हो जिनसे लड़ाई है वो सब जानते हैं, हत्या कर देना। हमने कहा जब शरीर के एक बूंद टपकना शुरू होगी, फिर एक एक अम्बेडकरवादी खड़ा होना शुरू होगा। हमको वो आती है कि जिंदा है तो 1 लाख के, और मर गए तो 1.5 लाख के, तो वो ये चीज दिमाग में बिठाइए, बिल्कुल बिठाइए। कल हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, हो सकता है मेरे अंदर स्वार्थ आ जाए, हो सकता है कि वंशवाद की प्रणाली को मैं आगे बढ़ा दूं, हो सकता है परिवारवाद में मैं लिप्त हो जाऊं, तो उस समय अम्बेडकरवाद आपके दिमाग में लिखा होना चाहिए कि बाबा साहब जो प्रकृति है, प्रकृति सदैव चुनती है। कभी बाबा साहब अम्बेडकर को चुना, कभी फूले पेरियार को चुना, कभी साहब काशीराम साहब को चुना, आज भीम आर्मी के माध्यम से भाई चंद्रशेखर आजाद को चुना। क्या है, इतने सारे लोग बैठे हैं, ये तो मैं नहीं जानता भीम आर्मी का कार्यकर्ता हो, दलित मुस्लिम सिख सही है, वो तो पार्टी क्या, लेकिन जब उसके गले में ये होता है ना, और जाता है थाने कोर्ट के मस्जिद के सामने और जाकर कहता है ये गलत हो गया है, ये सही हो जाना चाहिए, तो दुनिया में खड़े होकर कहते हैं ठीक है सर। तो होमगार्ड के लाठी के डंडे से भाग जाया करता था, ये वही समाज है ना साहब, जो अगर होमगार्ड ने डंडा मार दिया तो 100 खड़े तो 100 भाग जाया करते थे। और अब अगर 100 खड़ा है ना और एसएसपी डंडा मार देता है तो हमारा ग्राम का अध्यक्ष, बूथ का अध्यक्ष पूछता है उससे पहले सवाल, डंडा मारने का कहाँ से आया, उनका पैदा हो गई है। अब इसको शासन में स्थापित करता है, इसको शासन में स्थापित कैसे किया, ये बहुत दुनिया का समझिए। अब से पीछे की जो व्यवस्था है, साहब काशीराम साहब की जो व्यवस्था थी, साहब काशीराम साहब की व्यवस्था और उसके कुछ 10-20 साल की आगे की व्यवस्था, साहब काशीराम साहब ने यहाँ की राजनीति को छिमिकली किया, हिलाया। जो राजनीति पूंजीपतियों के कदमों में पड़ी थी या फिर पूंजीपतियों के गुलामों के पास थी, समझने का प्रयास कीजिएगा।
राजनीति या तो पूंजीपतियों के कदमों में थी या फिर पूंजीपतियों के गुलामों में थी। या सीधी सी बात कह दूं, बुरा मत मानिए, पहले कह दिया तो भाई माफी मांगते हैं, क्योंकि सहारनपुर के रहने वाले हरियाणा की पहले तो गाड़ियों का असर भी आता है। साफ साफ कह दूं कि घर के बाहर किसको मान के रखता है, घर के बाहर किसको संकट बांध के रखते हैं, कोई दूसरा आ जाता है वो भक्ता भी हटता है। या तो यहाँ की शासन व्यवस्था, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था पूंजीपतियों के पैरों में थी, वरना उनके कुत्तों के गले में बंधी हुई। लेकिन साहब काशीराम साहब ने इस व्यवस्था को बदला, बिल्कुल बदला। मैं एक मुसलमान से ऐसे मिला हूँ जो काशीराम साहब को इतना मानता है, साहब आप नहीं मान सकते, इतना जानता है। एक दलित बैकवर्ड से मिला हूँ, यहाँ तक कि मैं बहुत से स्वर्णों से भी मिला हूँ जो साहब काशीराम साहब को फॉलो करते हैं, मानते, उन्होंने वाकई कुछ किया। यहाँ की व्यवस्था को छिन-भिन कर दिया। ये व्यवस्था ऐसी थी, इसको बिल्कुल उलट के पलट कर एक मोची को, सब्जी बेचने वाले को विधायक एमपी एमएलए बना दिया। लेकिन व्यवस्था फिर उन्हीं पूंजीपतियों के कदमों में चली गई। आज व्यवस्था ने फिर दस्तक दी है और कहा है कि अब साहब काशीराम ने तो हिला हिला कर मेहनत की, और अगर तुम ठोकर मार मार के भी मेहनत करोगे तो मैं फिर इस व्यवस्था को बदलने के लिए तैयार हूं। मेरा कहने का प्रयोजन क्या है, साहब काशीराम साहब कहा करते थे, जो आदमी सहारा देता है वो इशारा देता है। सहारे का मतलब समझते हैं क्या होता है? भाई मुझे किसी चीज की जरूरत है, चौधरी साहब को मैंने कहा, चौधरी साहब का लो जी घंटे इसको क्या बोलते हैं? सहारा। इसका मेन पर्पज कहने का क्या है कि राजनीतिक पार्टी बना दी है। राजनीतिक पार्टी बस हवा में नहीं चलती, बात कहने से नहीं चला करती। राजनीतिक पार्टी धन से, बल से, बुद्धि से और तन से चलती है साहब, तब राजनीति। तो उसी बात को कहते थे साहब काशीराम कि जो व्यक्ति सहारा देता है वो इस तरह भी देता है। आज अगर हमें हमारी पार्टी को चलाने के लिए कोई सहारा दे दे तो वो कल हमें सहारा भी देगा। कल हमें कहेगा भाई ना इस सीट से तो मैं ये वाला विधायक लड़ूंगा, तुम्हारे द्वारा चुनाव नहीं आएगा, क्योंकि सिद्धांतिक लोगों को सीखा नहीं। साहब काशीराम साहब को पढ़ते हैं, आदर्श गुरु मानते हैं, बाबा साहब को आदर्श गुरु मानते हैं। तो ये तो समझ आ गया कि अगर सहारा किसे लेना है तो अपने कार्यकर्ताओं से, समाज से, पीढ़ी समाज से सहारा ले लो, जो कभी तुम पर एहसान नहीं जताएगा। बिल्कुल कहेगा लीजिए भैया सहारा दे दिया, बात खत्म, भूल जाएगा, याद भी नहीं रखेगा। लेकिन उसके सहारे से जब आप खड़े होंगे ना, उस देश की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभर सकते हो। ये भी मैं नहीं कहता, ये काशीराम साहब ने करके दिखाया। सब जानते हैं काशीराम साहब ने इस देश में थर्ड फ्रंट बना दिया था। जहां सिर्फ बीजेपी कांग्रेस प्रधानमंत्री खेलती थी, वहां साहब काशीराम साहब ने इस देश को थर्ड फ्रंट बना के कह देता है ऐसा नहीं होगा, बीजेपी कांग्रेस नहीं चलेगी। अब बहुजनों का थर्ड फ्रंट आ गया है, अब बहुजन भी प्रधानमंत्री कुर्सी की दावेदारी पेश करें। तो हम तो उनके द्वारा छोड़े गए कारनामा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मन बना लीजिए, मजबूत हो जाइए, दिमाग सेट कीजिए। जिसकी जितनी क्षमता है, कोई 2 रुपए खर्च कर सकता है वो 2 रुपए खर्च करे, और कोई 2000 कर सकता है वो 2000 करे, जो 2 लाख कर सकता है वो 2 लाख खर्च करे। चुनाव है, चुनाव में अपनी ताकत दिखानी है, ये तो तय है। ये तो आप मुझसे लिखवा लीजिए कि आप किसी भी घर पर चले जाएंगे, किसी दर पर चले जाएंगे और पूछेंगे आकर के भाई भीम आर्मी का काम कैसा, वो ये तो तुम्हें कह सकता है यार झगड़ते हो, या आप जाम लगा देते हो, या आप पुलिस को पीट देते हो। लेकिन वो ये भी कहेगा सही करते हो। जब किसी बेटी का रेप होता है, पहले जहां मुकदमे नहीं होते थे, अब 20 मिनट में तो मुकदमा लिखना पड़ता है फोन के ऊपर। जब किसी गरीब की हत्या हो जाती है, मुकदमा लिखवाने के लिए 1 हफ्ता लाइन में रहना पड़ता था, अब एक फोन के ऊपर मुकदमा लिखा जाता है। तो ये तो पहुंचिए घरों तक, मत बिकिए, इशारे की ओर मत जाइए, सहारा मत ढूंढिए। बिल्कुल आने वाली नस्लों को स्थापित करने के लिए, ये बताने के लिए कि इस देश के अंदर वो लोग भी हैं जो गरीबी का जीवन जीते हुए भी इस देश की व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को मजबूत कर सकते हैं। जाइएगा, उठिएगा, घर बैठ करके भी। ये 20 दिन है चुनाव के, कितने दिन है? 20 दिन चुनाव के हैं। मैंने पहले बताया 5 साल में 4-5 बार चुनाव आ जाते हैं। और अगर हम ये देखें इस साल में 3 चुनाव में आ रहे हैं और 20-20 दिन आपको मेहनत करनी है, तो 60 दिन मेहनत करनी पड़ती है। उत्तर प्रदेश चलाने के लिए 20 दिन, भारत को चलाने के लिए 20 दिन, और पंचायतों को चलाने के लिए 20 दिन, 60 दिन की मेहनत। और 60 दिन की मेहनत में आप इस देश की व्यवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन सोचना नहीं है,
हम सोचते ही नहीं है, क्योंकि हम फंसे हुए हैं उस पूंजीवादी व्यवस्था में। उस व्यवस्था से बाहर निकलिए। उस व्यवस्था से बाहर न निकली होती माता सावित्रीबाई फुले तो महिलाओं के लिए 1948 में पैरा स्कूल न खोल पाती। बाहर न निकली होती अगर माता सावित्रीबाई फुले तो माता फातिमा से उनकी मदद न कर पाती। समझिएगा। तो यहाँ से जब जाएंगे तो मन में एक जुनून एक जज्बा लेकर जाइएगा कि पार्टी आपकी है, आपने बनाई है, हमने नहीं बनाई। हम पर तो बनवाई गई है। हम पर दूसरी नीतियों ने, उन इस्लाम के मानने वालों ने, उन अल्पसंख्यक मोर्चे के लोगों ने जिन पर अन्याय अत्याचार बढ़ रहा था, उन्होंने हम पर पार्टी बनवाई है कि तुम पार्टी बनाओ और देश में न्याय की सत्ता स्थापित करो। तब जाकर इस पार्टी का निर्माण हुआ। और मैं बता दूं, ये पार्टी नहीं है, ये काशीराम साहब का छूटा हुआ मिशन है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का छूटा हुआ मिशन है। इसको अगर आप मजबूत करके भेजेंगे, एक एक प्रत्याशी को मजबूत करके जिता करके अगर आप भेज दिया ना, ये डर है सारी पार्टी। अभी गोरखपुर में तांडव है। मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय ये सोच रहे हैं कि तूने घोषणा कैसे कर दी चुनाव लड़ने की। कहनी नहीं चाहिए मुझे, लेकिन फिर भी कह दूं, विडंबना देखिए। एक व्यक्ति इस देश, इस प्रदेश के राजा को चैलेंज कर रहा है उसकी तानाशाही नीति के खिलाफ, लेकिन उसके विरोध में वही बहुजन समाज के लोग को उतार देते हैं। जैसे माननीय बहन जी ने भी, एक बहन है हमारी हाथरस वाली घटना में उसका फोन आया था, बात भी हुई थी भैया से, मुझसे भी। तो उन्होंने कहा भैया यहाँ मुझे डर है, मुझे बीमार ना दे। हमने पूरी टीम लगा दी थी बीमार की। शुभकामनाएं सीमा कुशवाहा बहन को। लेकिन पता नहीं ये समझ में नहीं आया। विडंबना देखिए उस व्यक्ति की, इसका नाम चंद्रशेखर आजाद है, जो पूरी ताकत के साथ लोहा लिए हुए और पूरा अड़ा हुआ ये कह दिया है कि हराऊंगा तो हराऊंगा। लेकिन उसके अंदर लोग उसकी व्यवस्था को फेल करने लगे। कोई बताया मैंने कि पुष्पमित्र सुम जब तक रहेगा तब तक भाई से भाई का युद्ध होता रहेगा। उस एक अकेले व्यक्ति ने मुख्यमंत्री के नाक में नकेल डाल दी। और वो तो सब शुक्र समझिए, ये तो उत्तर प्रदेश का चुनाव एक तरफा हो गया था। अगर माननीय अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सही समय पर समझ जाते, या फिर ये कह देते 2-3 महीने पहले कि तुम समझ जाओ, मैं तो सुधरूंगा नहीं, लेकिन तुम सुधर जाओ, तुम सच्चे बाबा साहब को मानने वाले हो, तुम सच्चे ललई सिंह यादव लोहिया को मानने वाले हो, अगर 2 महीने पहले कहते ना तुम सुधर जाओ, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति मंत्री लाभ मानते कि जो सामंत जी कहते हैं ना, वो पैसे के दम पर राजनीति करेंगे, उनको उत्तर प्रदेश से बाहर भेजने का काम करते। एक कार्यकर्ता मेरा मजबूत है, बिल्कुल मजबूत है, लेकिन वो भ्रम में पड़ गया। उसने सोच लिया है कि वो नेता बन गया। नेता का मतलब नहीं जानते भी समाज के लोग। नेता का मतलब क्या? नेता का मतलब विधायक बनना नहीं होता, एमपी बनना नहीं होता। जो एमपी, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के नाक में नकेल डालते ना, वो होता है नेता। और उसे बनने में समय लगेगा, अभी समय लगेगा। अभी सीखिए, ऊर्जावान बनिए, शिक्षित बनिए, पढ़िए महापुरुषों को, इस देश के इतिहास को पढ़िए, तब जाकर कैसी मजबूती आ नहीं पाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से जाने के बाद आप सब लोग अपने खर्चे से, अपने खर्चे समझ जाएगा, तो रोटी तो अपनी खानी पड़ती है। बाइक के लोगों के पास ही अगर उतना भी नहीं है तो सिर्फ अपने गांव का 2 किलोमीटर का एरिया ले लीजिए। पूरी गठरी के बगल मत भरिए कि सोचने लगो भाई 1 क्विंटल सिर्फ उठा के चल दूं ना। अगर 2 किलो की हिम्मत है तो 2 किलो उठा के चलिए, लेकिन वो 2 किलो ऐसा उठाइए कि 100 किलोमीटर तक कोई छेड़ ना पाए। आसपास के गांव में जाकर के वोट तैयार कीजिए, सपोर्ट तैयार कीजिए और बताइए गांव वालों को कि फिर दोबारा से भारत के अंदर अम्बेडकरी मूवमेंट खड़ा होगा। फिर दोबारा से भारत के अंदर साहब काशीराम साहब को मानने वाले लोग खड़े होंगे। अब सब लोगों का वोट, सपोर्ट और नोट भीम आर्मी समाज पार्टी के लोगों को जाना चाहिए। ये बताइए। देखिए, प्रचार के लिए 100 करोड़ रुपए नहीं है। कोई ये कहता हो कि प्रचार के लिए 100 करोड़ रुपए है, टीवी में ऐड देंगे, समाज पार्टी का निशान क्या है, नहीं है, होंगे भी नहीं। मुझे नहीं लगता होंगे, अगले 20-40 साल तक होंगे नहीं, बिल्कुल भी। हाँ, एक चीज है जो उनके पास नहीं है। अभी कल
तो ट्रेंड चला था चंद्रशेखर आजाद ठीक है, पूरा बीजेपी का आईटी सेल रखा और हमारे पास आईटी सेल नहीं है। ये खड़े छोटे छोटे बच्चे ये आईटी सेल, ये कोड गलती है, ये कॉपी पेस्ट बीजेपी का आईटी सेल परेशान कि चंद्रशेखर को रोकेगा। बीजेपी का पूरा आईटी सेल परेशान, लेकिन ट्रेन को पूरा बीजेपी आईटी सेल रुकने के बाद वो ट्रेन नंबर 1 पर पहुंच गया। हमारे पास नहीं है भी आईटी सेल ना, यानी ये खड़े ये देख लो आईटी सेल मुझे जब कभी पैसे गिरवाएं 10-20 रुपए 100 रुपए गिरवाएं, ये ऐसे हमारे आईटी सेल का कार्यकर्ता है। ये पूरे भारत में है, हमें हम नहीं जानते, लेकिन बीजेपी के पास 100 करोड़ महीने के खर्चे वाला आईटी सेल है। 200 का भी हो सकता है, ऑथेंटिक तो नहीं है भाई। कभी बीजेपी वाले मुकदमा करते भाई जल्दी बताओ 100 करोड़ कैसे भाई, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा ही होगा। तो पूरे देश में पार्टी आपकी ठीक, वो भी नहीं रोक पाए तो समझ लीजिए क्या हो जाए समाज के अंदर। तो सिर्फ और सिर्फ जाइए प्रचार कीजिए, और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दिया है ना, जो अधिकार दिया है आर्टिकल 19 में, बोलने का अधिकार, किसी भी गली मोहल्ले में जाइए और खड़े हुए बोलना शुरू कर दीजिए। जैसे आप कमाइए पूछना शुरू कर दीजिए कि जब से हम खड़े हुए हैं हमने कोई न्याय प्रचार चाहा है, हमने किसी की दलाली की है, हमने कुछ गलत किया है। किसी भी गली चौराहे मोहल्ले पर जाकर के खड़े होकर बोल शुरू कर दीजिए। हाँ, जो लोग गैर विद्वान है, गैर विद्वान का मतलब है जो आडंबर में जो आडंबर में इतने ज्यादा लिप्त हो गए हैं कि वो तो अंधे हो गए बिल्कुल, जिनको भक्त कहा जाता है, गाय गोबर फलाना टिकड़ा पता नहीं क्या क्या है देश की व्यवस्था, जिनको उसमें लिप्त कहा जाता है। भाई वो तो देखो आपसे लड़ेंगे, हो सकता है पीट दे आपको, लेकिन जो इतना सा भी बुद्धिजीवी है ना, इतना सा भी सोचता है, वो आपकी बात सुनेगा। और ये तय है, ये तय है उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ये न्यूज चैनलों के और कहे ना कहे, लेकिन ये हमारे सर्वे के अनुसार जरूर हो रहा है कि इस बार किसी को भी सरकार बनाने के लिए आप लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पूछ रहा है कार्यकर्ता कहा है, भाई बता दो हमारी सरकार बनवा दो, ये उसका करना पड़ेगा। और दो चीजें समझ लो कि जो लोग हिटलर की सरकार से ना डर रहे हो, जो लोग मोदी योगी की सरकार से ना डर रहे हो, तो भाई वो बाद में किसी भी सरकार है उनसे भी नहीं डर रहे। करोगे तो इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा। अब कारण ये है, ईट का जवाब पत्थर से किससे देते हैं? ये नहीं जाओ लटुटाओ जहर मारने को बोले, ये का जवाब पत्थर होता है, ये तो क्या कानून का ईट का जवाब पत्थर ये होता है कि जब कहीं कोई मुकदमा हो, जब कहीं कोई गलत घटना हो, तो आपके आईपीसी धारा भी याद होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि इस धारा में तू जेल जाएगा अगर सही काम नहीं करेगा। तो उसे कहते हैं इतना जवाब पत्थर है, तो उसका भी जवाब देंगे, बिल्कुल देंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दिए हैं, तो मुझे पूरा निवेदन है, जो तमाम साथी यहाँ बैठे हैं, लोग तो कम है, हालांकि मुझे पहले ये बात करनी चाहिए थी, लोग कम है, अभी एक सर्वे भी करूंगा, लोग कम है, लेकिन अगर ये लोग भी मन बना ले ना, ये लोग मन बना ले, तो अगले 10 दिन में बरेली मंडल में जो है ना, वो केतली घूमेगी, लोगों को सपनों में केतली आने लगेगी। ठीक, तो 20 दिन छोड़ दीजिए, 20 दिन छोड़ने के बाद जो है ना, ये 20 दिन डट का काम कीजिए, रात दिन बिना सोचे। भाई बाहर तो यहाँ खाना मिला ना मिला कोई दिक्कत नहीं, भाई टाइम पे मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो चलो भाई हम तो मांगते फकीर है, भाई हम यहाँ आए तो आपने खिला दिया, यहाँ से आगे जाएंगे तो क्या खा लेंगे, वहां जाके जाएंगे तो क्या खा लेंगे, हमें तो आदत पड़ गई है भाई, मूवमेंट चलाना है और हटाने नहीं मानते किसी का। ये भी तय है कि अगर आपने मुझे खाना खिला दिया ना, आप मुझे फेंक के भाई हमारा काम करना चुना, गलत काम तो जोड़ दे भाई, खाना तो खा लिया, ये खाया अपने हिस्से का ही, क्योंकि ये भी आप लोग नहीं ले गए, बाबा साहब अम्बेडकर का आशीर्वाद ना होता फिर नहीं मिला था। ठीक, तो हम ऐसे भी है, खाना मिले ना मिले, कुछ भी हो, व्यवस्था मिले ना मिले, नहीं भी व्यवस्था हो पा रही है, आप 10 ही वोट तैयार कर पा रहे हो तो 10 ही वोट तैयार कर दो। ठीक, लड़ाई मजबूत कर दो, ये परिवर्तन का समय, परिवर्तन होगा, कोशिश करने से परिवर्तन होता है, घर में बैठने से नहीं होता परिवर्तन, जान लीजिए। और सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी बात है भाई, पुष्पमित्र शुंग का राज तो हम तो स्थापित होने देंगे, ना ही एसी में से निकले हुए व्यक्ति का राज स्थापित होने देंगे। ये मूवमेंट उन लोगों का मूवमेंट है
हमारे सारे महापुरुषों ने हमेशा फटे हाथ जीवन गुजारा है, हमेशा गुल खाकी है, सड़कों पर चले, पैदल रहे, नंगे रहे, रोटी नहीं थी, तब जाके मूवमेंट चलाया। तो हम भी ऐसे ही लोग उसी तरीके से मूवमेंट चलाएंगे, बिल्कुल चलाएंगे। और इस देश में जो गैर बराबरी की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को ठोकर मारेंगे, बिल्कुल मारेंगे। और इस व्यवस्था को इतना है कि हम अपने जीते जी इस गैर बराबरी की व्यवस्था को खत्म करेंगे। जातिवाद तो खत्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन गैर बराबरी की व्यवस्था 100% खत्म करेंगे। क्योंकि जो लोग आज कई 1000 करोड़ के ठेके लिए हुए ना, इतने सारे लोग मीडिया के भी लोग हैं, बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। वो ये बताओ किसी का हीरे की खदान में, सोने की खदान में हिस्सेदारी है? रिश्तेदार, यार, दोस्त, कई दूर तक सोच लो। एक बार 2 मिनट दे दूंगा, समय दे दूंगा। किसी सोने की खदान में, हीरे की खदान में, पेट्रोलियम में, मैग्नीशियम में कहीं कोई हिस्सेदारी हो, कोई छोटा सा ठेकेदार हो, परिवार का यार दोस्त, रिश्तेदार, रिश्तेदार का रिश्तेदार, रिश्तेदार का रिश्तेदार, या कोई और दूसरा रिश्तेदार है कहीं? कितनी बड़ी व्यवस्था। एक वो लोग जो यहाँ सड़कें बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, जो पहाड़ खोदते हैं, नलके काटते हैं, मजदूरी करते हैं, उनकी व्यवस्था कहीं नहीं। और एक वो लोग दूसरे पैसे कम बैठे हुए हैं, मुझे थोड़ा दिमाग चल रहा है, अच्छा 5000 करोड़ की व्यवस्था तेज हो गई। मालिया जो आ जाता है तो बिगड़ता है, मालिया ही चले जाते हैं तो बिगड़ता है। आप तो भैंस का लोन फिर क्या होगा? 14 दिन जेल में जाओगे, नहीं दोगे तो भैंस का 50,000 का लोन 14 दिन जेल भेजेगा तुम्हें। और मालिया चल जाता है तो बिगड़ता है। ये है गैर बराबरी। यहाँ की सारी धन संपदा किन लोगों के हाथ में? ये है गैर बराबरी। आज का मौजूदा परिवेश में सुन लीजिए, देश से कितने लोग क्या करते हैं? हाथ उड़ा बताइए। यहाँ भी सब लोग, जो लोग देश से पहले तो भाई आप सब लोग लाइव चल रहे हैं ना, और 1-2 लोग लाइव अपना फोन से लाइव कर रहे हैं, जो मैं करेंगे, जो भी 1-2 लोग अपने फोन से लाइव कर सकते हैं ना, देश से प्यार करता है जो लोग। अंग्रेज यहाँ आए थे, कैसा है जानते हैं? अंग्रेज यहाँ कैसा है? व्यापार कर रहे थे। अडानी अंबानी क्या कर रहे हैं? माननीय मोदी जी क्या कर रहे हैं? भाई मैं नहीं कह रहा, मुझे पास खड़े लोग यहाँ इस देश को लगातार बेचा जा रहा है। और जो भारत माता की जय कहकर चीखता है ना, मैंने हर मत से कहा ना कि जितनी तेज चीख भारत माता की जय हिमालय के लोग मार सकते हैं, तुम नहीं मार सकते। हम कहते हैं तुम्हारे साथ आकर, लेकिन अगर भारत माता की जय कहने से देश की व्यवस्था बदल सकती हो और ये देश बच सकता हो, तुम तैयार है? वरना तुम्हारे नाक पर नकेल डालेंगे। तुम इस देश को फिर दोबारा से गुलाम बना रहे हो, ये तय है। जिस तरीके से देश का व्यापारीकरण किया जा रहा है, इस देश को गुलाम बनाया जा रहा है, बिल्कुल बनाया जा रहा है। तो ये समझने का प्रयत्न कीजिए, ये समझाइए लोगों को जाकर के। जो तथाकथित स्वर्ण भी है ना, जो स्वर्ण भी है, जो देश से प्यार करते हैं, पूछे लगा करके भैया जब देश बिक जाएगा तो फिर व्यवस्था कौन चलाएगा? अडानी अंबानी चलाएंगे ना, या कोई और चलाएगा? जैसे फैक्ट्री का मालिक, हमने एक सीमेंट की फैक्ट्री लगाई, आज मैनेजर उसका मालिक मैं, कल बहन जी हो गई। बहन जी ने कहा मैं तो नहीं चलाती, मैं तो इसे दूंगी, आज चलाएगा उसको तो बहन जी बड़ी जगह मालिक वो है। तो जो जिस चीज का मालिक होता है वो किसी को दे सकता है। वो कल पाकिस्तान को दे दे, वो कल चाइना को दे दे, वो कल नेपाल को दे दे, वो अमेरिका को दे दे। कल भाई तुम चलाओ इस देश को, भाई ये बर्दाश्त कर लो क्या ना? भाई देखो, हम तो दोबारा भगत सिंह और अशफाकुल्लाह खां पैदा नहीं करना चाहते ना, इसलिए लड़ रहे हैं। उन लोगों की सादतें दोबारा नहीं चाहते, इसलिए आज लड़ रहे हैं, पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं। ये जाइए फील्ड में जाकर के बताइए, जो जैसा सवाल करते हो वैसा जवाब दीजिए, पूछिए उससे जाकर के, कहिए कि सिर्फ भारत माता की जय चिल्लाने से भारत की उन्नति नहीं हो सकती। भारत की उन्नति तब होगी जब इस देश में हो रहा प्राइवेटीकरण रुकेगा, जो बाजारीकरण है वो रुकेगा, इस देश का प्रत्येक वर्ग समानता महसूस करेगा। बिल्कुल इन मुद्दों पर चुनाव है। भाई साहब का मैनिफेस्टो पढ़ा, उन्होंने लिखा है, क्या बोलते मैनिफेस्टो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? घोषणा पत्र। इंग्लिश में तो मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र पढ़ा है। वो घोषणा पत्र ऐसा है कि वो जो रिक्शा चलाने वाले हैं, जो मजदूरी करने वाले हैं, उनकी तो समझ में आ रहा, लेकिन जो हाई लेवल है ना, जो मुख्यमंत्री की लाइन के लोग हैं, उनकी समझ नहीं आ पा रहा। मुझे एक व्यक्ति ने फोन किया, वो कहा भाई ये इतना तो तुमने लिख दिया है, वो इसे पूरा कर दो। मैंने कहा हाँ, कैसे? 2 कुर्सी एक बार, 2 कुर्सी एक बार भाई,
हम तो गरीब परिवार के लोग हैं, हमें तो खाट मिल की सोने के लिए ठीक है, नहीं तो नीचे पड़ने वाले लोग हैं। लेकिन बदल देंगे, यहाँ जितनी आंगनबाड़ी बहनियां है ना, इन सबको सरकारी कर देंगे, जितने शिक्षा मित्र हैं उन्हें सरकारी कर देंगे। तो ऐसे तमाम चीजें लिखी हुई है उसमें। तो अगर वो घोषणा पत्र भी पढ़ के सुना देना अपने पूरा 20-22 नोट है उसमें, तो मुझे नहीं लगता कोई ये कहेगा मैं आपको वोट दूंगा। वो रुकेगा भाई, हम आपको सबसे पहले वोट देंगे। ठीक, इतनी सारी चीजें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी बातों पे ये समाज अमल करेगा, चाहेगा, खाली नहीं बैठेगा, व्यवस्था परिवर्तन की इस लड़ाई में पूरा सहयोग करेगा। वो चाहे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हों, चाहे वो सिख हो, बौद्ध हो, पारसी हो, मुस्लिम हो, तो कोई भी हो, वो दलित हो, सब लोग जाएंगे। व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में हमारे कंधों को मजबूत करेंगे और अपना फर्ज समझते हुए अपने प्रत्याशी को जिताने का प्रयास करेंगे पूरा। दो चार सीटें दे दोगे, नहीं दे दोगे? हाथ खड़े कर बताओ, बने पार्टी भाई प्रत्याशी नहीं लेती, हाथ खड़े। भाई मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ से 2-4 सीटें मिलेगी। और मैं बात और बताऊँ आपको, भाई जैसा बाप वैसा कहावत पुरानी है ना, तो जैसा नेता वैसा समझने का प्रयास कीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, बहन जी सीधी जरूर लग रही हो, लेकिन कल विधायक बन गई ना तो तेवर चंद्रशेखर हटा के सही जाएंगे, तो मुझे पता। हमारे जिससे प्रमाण पत्र ऐसी है ना, जीतने के बाद अभी मैं एक चीज और कहता हूँ, सहारनपुर के एमपी साहब भाई पार्टी दलित थे, जब पार्लियामेंट ये जो लोकसभा में जो नट खींचे हुए ना कुछ जो नीचे दबा दी गई थी फर्श में, ये उन्हीं की देन है। उन्होंने कुर्सी उठा के स्पीकर को दे मारी, तो तब से वहां पे लोग क्या नाम संसद में नट खींच दिए गए थे, भाई ये कुर्सी हिला ना। तो अगर आपने अपना प्रत्याशी जिता के भेज दिया ना, जैसे भी आप सड़क पर कूद के मारते हो, आधी लड़ाई तो प्रत्याशी में बैठ के खत्म कर रहे, वही क्या ना भाई ना भाई मेरा नेता गलत नहीं, अपनी गलत नहीं, ऐसी की तैसी तुम्हारी सब तुम सारे आए और मैं जीती बहुत। तो मुझे पूरी उम्मीद है अपने प्रत्याशी से भी सिद्धांतिक बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी जीत प्रयास करेंगे। हमारा एक एक कार्यकर्ता तन मन धन जुटा करके पूरा प्रयास करेगा, और जरूरत पड़ी अगर कोई ये कहेगा तिरंदाजी करेगा पहले की तरह कि बूथ कैप्चरिंग करेगा, तो जरूरत पड़ी तो फिर लटका भी इंतजाम रखना, डंडे मजबूत करके। ठीक, मुझे पूरी उम्मीद है कि बरेली मंडल से निराशा पहले कभी नहीं हुआ, जैसे हर बार मजबूती दी है। छोटा भाई शुरू में जब इसको जिम्मेदारी दी थी, पहली बार यहाँ आया था, सड़क पर जाता जाता जिम्मेदारी लेकर गया था, तो खराब होता इसी क्या कहते हैं मारा गिर दिया, इसने कभी मजबूती दी। अब तो इतने सारे चेहरे के चेहरों पर है, अब मुझे लगता है धरती भी कभी नहीं लगी चेहरे देख करते हैं, और पूजा की भी तो भी नहीं है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आज से नई लड़ाई शुरू होगी। अगले 5 दिन में मुझे बरेली मंडल अलग ही दिखेगा, घूमता हूँ, मेरे कानों में आवाज आएगी भाई बरेली मंडल से कुछ ना कुछ जरूर निकलने वाला है। और साहब के भी मैं कह दूँ कि साहब चुनाव निपटाइए, आप सब लोग इनके बीमारी के लोगों को क्या करेंगे, होगा मुझे पहले बताओगा फूले साहब अम्बेडकर कौन है, भारत क्या है ये बताओगा, फिर उसको फिर वो आगे की ओर जंग चलेगा। भाई इस बीच में मुझे कुछ गलती के लिए उसके लिए माफी चाहता हूँ। अब मैं अपने जिला अध्यक्ष की 4 लाइनें थी उन्हें मैं पूरी करूँगा, वो आदि व्यक्ति उनका मतलब करना। साथियों, बुलबुल के पंजों में कभी बात नहीं होते, बुलबुल तो समझता है छोटी चिड़िया और बाज बड़ी चिड़िया। छोटी चिड़िया वो पुष्पमित्र शुंग के लोग, वो सावरकर के लोग, और हम बाज बड़ी चिड़िया। बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते, बुजदिलों के हाथों में कभी राज नहीं होते। बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते, बुजदिलों के हाथों में कभी राज नहीं होते। जिस कौम को पड़ती है सर झुका के चलने की आदत, उस कौम के सरों पे कभी ताज नहीं होते।